आज हम क्लास 12th के हिंदी बुक आरोह का भाग 2 इसका चैप्टर 3 जो एक कविता है उसको समझेंगे। इसमें यह है कविता के बहाने और इसका एक कविता और है बात सीधी थी पर। यह दोनों कविता के कवि हैं कुंवर नारायण। तो चलिए इसको करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता की पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो चलिए इसको करते हैं। इसका प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित कविता के बहाने नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सीमा रहित विचारधारा एवं भाव प्रवाह को स्पष्ट करने के लिए चिड़िया की उड़ान का आश्रय लेकर अपनी बात को स्पष्ट करता है। अब इसकी व्याख्या। कवि के अनुसार चिड़िया की तरह विचारों व कल्पना की भी उड़ान होती है, किंतु चिड़िया की एक सीमा होती है, वह अपने सामर्थ्य के अनुसार ही उड़ सकती है, परंतु कल्पना की कोई उड़ान नहीं होती। अत्यंत तीव्र गति से उड़ती कल्पना की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। कल्पना सीमा रहित होती है, अतः इस घर से उस घर अर्थात देश काल की सीमाओं से मुक्त कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो चलिए इसको करते हैं। इसका प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विचारों व कल्पना के खिलने की तुलना फूलों से की है, किंतु फूल एक निश्चित समय के पश्चात मुरझाने लगते हैं, किंतु बालक के खेलने खिलने की भांति विचारों की कोई सीमा नहीं। अब है इसकी व्याख्या। विचार एवं कल्पना फूलों की भांति खिलते हैं, किंतु एक निश्चित समय के पश्चात फूल मुरझाने लगते हैं, जबकि कल्पना कभी नहीं मुरझाती। वह हर समय हर जगह पर यूं ही खिलती रहती है, कभी अंदर कभी बाहर, वह सदैव खिली रहती है। अपनी विचार शक्ति एवं भावधारा से कविता पूरे समाज को महकाती रहती है, अर्थात दिशा प्रदान करती है। उसकी इस महक को समाज की विचारधारा को मोड़ देने वाली ताकत को फूल नहीं समझ सकता। यहाँ फूल सौंदर्य का प्रतीक है और सौंदर्य की एक सीमा होती है, किंतु कल्पना या कविता की नहीं। कविता एक खेल भी होती है। जिस प्रकार बालक भांति भांति के खेलों के माध्यम से अपना मनोरंजन करता है, ठीक वैसे ही कविता बालकों के भोले भाले खेलों की तरह होती है। जिस प्रकार बालक के मन में कोई स्वार्थ द्वेष नहीं होता और वह एक घर को लांघता हुआ दूसरे घर में प्रवेश करता हुआ सभी घरों को एक करता चलता है, ठीक इसी तरह कविता में भी सारे बंधनों को छीनकर विश्व को एक करने का सामर्थ्य होता है। अब है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो इसका प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित बात सीधी थी पर नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उन साहित्यकारों पर व्यंग किया है जो केवल पांडित्य प्रदर्शन के लिए साहित्य को इतना कठिन बना देते हैं कि सामान्य व्यक्ति से वह कट जाता है। इससे सामान्य व्यक्ति की रुचि साहित्य से समाप्त हो जाती है और जो अनचाहा ज्ञान पुस्तकों में सिमट कर रह जाता है। अब है व्याख्या। आजकल के साहित्यकार सहज बात को भी इतने कठिन रूप में पेश करते हैं कि वह अपना मूल अर्थ ही खो बैठती है। इस कविता में कुंवर नारायण कहते हैं कि एक बार मैं सीधी बात कहना चाहता था,
किंतु भाषी फिर से वह और भी जटिल हो गई। उसका सही अर्थ प्राप्त करने के प्रयत्न में वह बात और भी मुश्किल होती चली गई, परंतु उसका अर्थ समझने में कवि नाकामयाब रहा। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जो जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि स्वयं को भाषा जाल में घिरा देख रहा है तथा एक तमाशा बन चुका है। कवि भाषा के से भाव को आजाद कराने का प्रयत्न कर रहा है। इसका व्याख्या है, कवि इस बात से दुखी है कि वह जितना भाषा को सुलझाना चाहता है वह उसमें उतना ही उलझता जा रहा है। वह भाषा से अर्थ स्वतंत्र कराने के प्रयत्न में लगा है। कवि को लगता है कि पेंच के लिए निश्चित खांचे में अगर पेंच सही ढंग से प्रवेश न करे तो उसमें उसे जबरदस्ती खोसना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वह प्रयास कर रहा है कि उसके इस घटनाक्रम को दर्शक बिना सच्चाई जाने बस बाहर से देखकर ही उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और अंत में कवि ज्यादा जबरदस्ती के कारण उसकी चूड़ियां ही समाप्त कर देता है, अर्थात भाषा में उलझकर उसकी सहजता को खोल बैठता है। बात की कसावट समाप्त होने पर उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है, अतः आम व्यक्ति साहित्य से कटता जा रहा है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने संकेत दिया है कि जब भाषा भाव पर भारी हो जाती है तो किस तरह अपना महत्व खो बैठती है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि जब भाषा ने से सही अर्थ पाने में वह असफल रहा तो उसने उसे कील की तरह उस स्थान पर हथौड़े से ठोक दिया। यहाँ पर हथौड़ा बल एवं प्रभाव का प्रतीक है। भाषा की चूड़ियां पेंच की चूड़ी की तरह खत्म हो चुकी थी, इसलिए कसा व बल को खो चुकी थी। अर्थात भाषा में जब कवि ने मनचाहा मतलब निकाल लिया तो वह अपना वास्तविक अर्थ खो बैठी। कवि द्वारा निकाला गया अर्थ कवि के सम्मुख एक बच्चे की तरह उसके साथ खेलता है तथा उस पर व्यंग करता है कि भाषा का इस्तेमाल अगर सहजता से किया जाए तो अर्थ भी सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। अब है इसका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। तो चलिए इसको करते हैं। सब घर एक कर देने के माने से अर्थ यह है कि बच्चे किसी भेदभाव को नहीं जानते हैं, उनके लिए सब कुछ समान है, उनके लिए न ही भाषा की सीमा होती है और न ही घर की सीमा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उड़ने और खिलने का कविता में से क्या संबंध बनता है। तो चलिए इसको करते हैं। कवि के अनुसार कविता पंख लगाकर कहीं भी उड़ सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु चिड़िया के उड़ने की एक सीमा होती है। इसी प्रकार फूल के खिलने की परिणति होती है, परंतु कविता फूल की भांति खिलकर सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता और बच्चे को समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। चलिए इसको करते हैं। कविता तथा बच्चे को समांतर रखने का कारण यह है कि कविता की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि कविता भी शब्दों का खेल है। इसी तरह बच्चों के खेल में भी किसी तरह की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने की माने क्या है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने यह है कि फूल के खिलने की और महक प्रदान करने की एक परिणति तय होती है, परंतु कविता हमें सदैव महक और ताजगी प्रदान करती रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा को सहूलियत
से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो चलिए इसको करते हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय यह है कि अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव अथवा मेहनत की जरूरत नहीं रहती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है और बात पूर्णतः समझ में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? चलिए इसको करते हैं। कवि कहते हैं कि बात और भाषा परस्पर जुड़े हुए हैं, परंतु कई बार व्यक्ति अपनी बात या कविता को कहने के अलावा शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे छोटी सी बात विचित्र बन जाती है, किंतु प्रत्येक शब्द का अपना एक खास अर्थ होता है। ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है, भाषा के चक्कर में पड़कर हम सरल सी बात को भाषा की क्लिष्टता में डुबो देते हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बात कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों या मुहावरों से मिलान करें। तो इधर है, बात की चूड़ी मर जाना। बात का विशेषता है बात का प्रभावहीन हो जाना, बात की पेंच खोलना, बात में कसावट न होना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में न आना, पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात को सहज और स्पष्ट करना, बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। अब है कविता के आसपास। बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखे। तो है मुहावरे हैं, बातों बातों में काम बन जाना। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह बातों बातों में काम बन जाएगा। बात हाथ लग गई, बरसते पानी को देखकर बात हाथ लग गई और मैंने बहाना बना दिया। बातें बनाना, पढ़ाई करने पर ही अंक आते हैं, बातें बनाने से नहीं। अब है व्याख्या करें। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो उसका होगा यह, यहाँ से है कि ज्यादा जबरदस्ती के कारण उनकी चूड़ियां ही समाप्त कर देता है कवि, अर्थात भाषा में उलझकर उसकी सहजता को खोल बैठता है। बात की कसावट समाप्त होने पर उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है, अतः आम व्यक्ति साहित्य से कटता जा रहा है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।